क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में विद्यार्थियों के लिए यूनटेब स्कीम किसने लॉन्च की? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? दुनिया का पहला तैरता हुआ और पारदर्शी स्विमिंग पूल कहां खुला? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 6 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विद्यार्थियों के लिए यूनटेब स्कीम किसने शुरू की? हाल ही में विद्यार्थियों के लिए यूनटेब स्कीम शुरू की है RK माथुर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, RK माथुर ने स्टूडेंट्स के लिए यूनटेब स्कीम शुरू की है। लेकिन RK माथुर किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है? वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो RK माथुर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है। और यूनटेब स्कीम का उद्देश्य क्या है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना तथा कोविड महामारी के कारण शिक्षण में आई बाधा को दूर करने हेतु यह यूनटेब स्कीम लॉन्च की है RK माथुर ने, बोले तो लद्दाख के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। और यूनटेब स्कीम के पहले चरण के तहत कौन सी कक्षा के छात्रों को टैब वितरित किए गए? तो 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को यह पहले चरण में टैब वितरित किए गए। और यूनटेब स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों के कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे? तो 6ठी से 12वीं कक्षा तक के कुल 12,300 छात्र यह यूनटेब स्कीम से लाभान्वित होंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और यहां हम बात करते हैं लद्दाख के, तो लद्दाख से जुड़ी हुई 3 घटना ऐसी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर्स में है और इसी घटना को लेकर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो याद रखो, हाल ही में भारत ने लद्दाख के 100 कर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर साइट के रूप में शामिल किया है। कौन से? यह 100 कर नामक जो वेटलैंड क्षेत्र है जो लद्दाख में स्थित है, इसे हमारे भारत देश की 42वीं रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। और भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। तो यहां आप देख सकते हैं, तो यह हमारे भारत देश की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। और इस वर्ष लद्दाख में पहली बार किस खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 21 जनवरी 2021 को पहली बार लद्दाख में आयोजित किया गया था। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा और रोमांचक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दुनिया का पहला तैरता और पारदर्शी स्विमिंग पूल कहां खुला है? इमेज में आप देख सकते हैं, दुनिया का पहला तैरता हुआ और पारदर्शी पूल हाल ही में बना है ब्रिटेन देश में और यह लोगों के लिए खोल दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन देश में खुला है पारदर्शी और तैरता हुआ यह स्विमिंग पूल। लेकिन ब्रिटेन में कहां पर, वो भी क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया का पहला तैरता और पारदर्शी स्विमिंग पूल ब्रिटेन में कहां बनाया गया है? ब्रिटेन की कैपिटल लंदन में बनाया गया है। यह 2 बिल्डिंगों के बीच यह है स्विमिंग पूल। कैसा नजारा होगा यह? तो स्विमिंग पूल का नाम क्या दिया गया है? स्विमिंग पूल का नाम बिल्कुल वैसा ही दिया गया है, स्काई पूल। क्या? यानी कि आप जमीनी स्तर पर यहां हाइट पर देखें तो यहां लोग आपको तैरते नजर आएंगे स्काई में, यानी कि स्काई पूल नाम दिया गया है। और ये नजारा देखिए दोस्तों, 2 बिल्डिंगों के बीच यह स्विमिंग पूल बना है। तो स्विमिंग पूल की लंबाई और ऊंचाई कितनी है? यह 82 फीट लंबा है। कितना? 82 फीट लंबा है स्विमिंग पूल। 115 फीट की ऊंचाई पर है, यानी कि जमीनी स्तर से 115 फीट की ऊंचाई पर यह है स्विमिंग पूल। और लंदन में
नाइन इल्म इलाके की 2 इमारतों के 10वें फ्लोर से जोड़कर इस पुल को तैयार किया गया है। यानी कि दोस्तों 10 मंजिला ऊंचा यह स्विमिंग पूल है जो बनकर तैयार हो गया है और लोगों के लिए खोल दिया गया है लंदन में। स्विमिंग पूल का एरिया करीब कितने पानी को थाम सकता है? यह स्विमिंग पूल का जो एरिया है तकरीबन 50 टन पानी को थाम सकता है और इस पुल के पास छत पर बार और स्पा भी मौजूद है। इमेज में आप देख सकते हैं छत पर बार और स्पा भी मौजूद है। और स्विमिंग पूल को किसने डिजाइन किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्विमिंग पूल को डिजाइन किया है स्ट्रक्चरल इंजीनियर इकेर्सले ओ कालागन ने। किसने? इकेर्सले ओ कालागन ने इसे डिजाइन एवं विकसित किया है। और स्विमिंग पूल में नहाने वाला शख्स 2 आवासीय इमारतों के बीच करीब 35 मीटर तक हवा में तैर सकता है। कितना? 35 मीटर तक हवा में तैर सकता है। 2 बिल्डिंगों के बीच का जो अंतर है वो है 35 मीटर। और इस स्विमिंग पूल को बनाने का विचार सबसे पहले वर्ष 2013 में आया था और यह लंदन में बना हुआ स्विमिंग पूल। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और लंदन बोले तो ब्रिटेन की कैपिटल का नाम। तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का 47 साल तक सदस्य रहा और बाद में वो ब्रेक्जिट हो गया, यानी कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर हो गया है। और ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। और किस देश की सरकार ने 50 पेंस का ब्रेक्जिट स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की? तो ब्रिटेन ने जब वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ तो 50 पेंस का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया था। किस देश ने? ब्रिटेन देश में। और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल होते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, तीनों को मिलकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तीसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया है डेविड डियोप ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड डियोप। इमेज में आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? यहां कुछ गलत है क्योंकि एक ही व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है जिसका नाम है उपन्यासकार डेविड डियोप। लेकिन डेविड डियोप ने यह पुरस्कार की जो राशि है इनमें से आधी राशि साझा करने की बात कही है। यानी कि डेविड डियोप आधी राशि अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस को शेयर करेंगे। तो दोस्तों याद रखो डेविड डियोप किस भाषा के उपन्यासकार है? फ्रांसीसी भाषा के उपन्यासकार है जिन्होंने यह 2021 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है। डेविड डियोप ने किस उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? डेविड डियोप ने एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और इस किताब की फ्रंट पेज को भी इमेज में आप देख सकते हैं, क्या लिखा है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस उपन्यास के लिए यह डेविड डियोप को 2021 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। और डेविड डियोप पुरस्कार की राशि किसके साथ साझा करेंगे? तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं एक अनुवादक जिसका नाम है अन्ना मोस्कोवाकिस। यानी कि पुरस्कार की राशि है 50,000 पाउंड। यानी कि 50,000 पाउंड में से 25,000 पाउंड की राशि साझा करेंगे अन्ना मोस्कोवाकिस के साथ। और यह पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के पहले लेखक भी बन गए हैं डेविड डियोप। यानी कि पहला ऐसा पुरस्कार जो एक किसी उपन्यासकार ने जीता हो वो है डेविड डियोप, लेकिन वो फ्रांस देश के एक जाने माने उपन्यासकार है। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन बने थे? दोस्तों यह पिछले साल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2020 का, कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन बने थे? नीदरलैंड की 29 वर्षीय मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इमेज में आप देख सकते हैं सिर्फ 29 साल की मारिके लुकास रिजनेवेल्ड जो नीदरलैंड की एक जानी मानी लेखिका, उन्होंने सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था 2020 में। और उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, क्या द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया था 2020 में। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब और किसने स्थापित किया था? पुरस्कार वर्ष 2005 में मैन ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। और यह पुरस्कार बुकर प्राइज का पूरक है, क्या जो बुकर प्राइज दिया जाता है इसका यह
पूरक पुरस्कार है, जिसको स्थापित किया गया था 2005 में। किसने स्थापित किया था? तो मैन ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। चौथा क्वेश्चन, नॉलेज इकोनॉमी मिशन किसने लॉन्च किया? नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है केरल सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल सरकार बोले तो पिनराई विजयन। यहां पर पढ़ो, केरल चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन लॉन्चेस नॉलेज मिशन। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन का उद्देश्य क्या है? शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करना। और नॉलेज इकोनॉमी मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केरल विकास और नवाचार सामरिक परिषद द्वारा यह नॉलेज इकोनॉमी मिशन का नेतृत्व किया जा रहा है। और नॉलेज इकोनॉमी मिशन के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो अपने घरों के करीब काम करने वाले और नियोक्ताओं के साथ इंटरेक्ट करने वाले ज्ञान श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधा और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने की योजना बनाई गई है, जिसका नाम है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। और नॉलेज इकोनॉमी मिशन के कार्यान्वयन और वित्त पोषण उद्देश्यों के लिए क्या बनाया जाएगा? तो यह कार्यान्वयन और वित्त पोषण के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड बनाया जाएगा। और नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ कर दिया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, हाल ही में केरल सरकार ने यह नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। और यहां बात करते हैं केरल की, तो दोस्तों पिछले 2 सप्ताह में 2 क्वेश्चन को लेकर केरल करंट अफेयर में रहा था। वो 2 क्वेश्चन क्या थे कि हाल ही में केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष किसको चुना गया? एम.बी. राजेश को केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। और हाल ही में स्मार्ट किचन योजना की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की? तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है। 5वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? सुर्खियों में रही यह मोसाद दोस्तों इजराइल देश की एक खुफिया एजेंसी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल देश की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। तो क्या दोस्तों आपको पता है हमारे भारत देश की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? पाकिस्तान देश की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हम बात करते हैं खुफिया एजेंसी मोसाद की, वो दोस्तों इजराइल देश की एक जानी मानी वर्ल्ड फेमस खुफिया एजेंसी है। तो दुनिया भर में अपने घातक खुफिया कार्रवाइयों के लिए मशहूर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नया चीफ मिला है। क्या? मोसाद को नया चीफ मिला है और इसीलिए यह खुफिया एजेंसी करंट अफेयर में आई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डेविड बार्निया, इमेज में आप देख सकते हैं, यह है डेविड बार्निया को मोसाद का नया चीफ नियुक्त किया गया है। दोस्तों एक वर्ल्ड फेमस खुफिया एजेंसी है, नाम मत भूलिएगा, इजराइल देश की मोसाद, और मोसाद के नए चीफ बन गए हैं डेविड बार्निया। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर पढ़ो, मोसाद के नए बॉस से फिलिस्तीन में खौफ, क्योंकि एक दोस्तों खूंखार कमांडर रह चुके हैं डेविड बार्निया और उसको मोसाद की कमान सौंपी गई है और इसलिए फिलिस्तीन के लिए एक खतरा बन गए हैं शायद। और दोस्तों 2 दिन पहले की ही बात है कि इस्साक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बनेंगे? तो इस्साक हर्जोग इजराइल देश के नए राष्ट्रपति आने वाले मंथ जुलाई में बनने जा रहे हैं और यह बात भी मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताई थी, सही है ना? ओके। और दोस्तों इजराइल देश की संसद का नाम क्या है? आपको याद है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाल ही में आईएनएस सांध्यक को 40 साल की सेवा के बाद कहां से डीकमीशन किया गया? आईएनएस सांध्यक को हाल ही में 40 साल की सेवाओं के बाद विशाखापत्तनम से डीकमीशन किया गया है, सेवा निवृत्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विशाखापत्तनम। और आज मैं आपके सामने आईएनएस सांध्यक से जुड़े हुए 5 से 6 क्वेश्चन रख रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आईएनएस सांध्यक क्या है? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आईएनएस सांध्यक भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है, इमेज में आप देख सकते हैं, जिसे शॉर्ट में J-18 के नाम से जाना जाता है। और आईएनएस सांध्यक ने कितने सालों तक देश की सेवा की? 40 सालों तक। और आईएनएस सांध्यक ने कितने प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं? तो यह हमारे आईएनएस सांध्यक ने तकरीबन 200 प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं।
और आईएनएस सांध्यक की परिकल्पना किसने की थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आईएनएस सांध्यक की परिकल्पना तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल एफ.एल. फ्रेजर ने की थी। किसने? रियर एडमिरल एफ.एल. फ्रेजर ने यह आईएनएस सांध्यक की परिकल्पना की थी और उन्होंने भारत में इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण भी किया था। तो आपको इस व्यक्ति का नाम याद रख लेना है, रियर एडमिरल एफ.एल. फ्रेजर, जिन्होंने इसकी डिजाइन एवं विकसित किया था। और आईएनएस सांध्यक का निर्माण कब और कहां शुरू हुआ था? 1978 में कील बिछाकर जीआरएसई कोलकाता में इसका निर्माण शुरू हुआ। और आईएनएस सांध्यक को भारतीय नौसेना में कब किसके द्वारा कमीशन किया गया था? तो 26 फरवरी 1981 को वाइस एडमिरल एम के रॉय द्वारा आईएनएस सांध्यक को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। 7वां क्वेश्चन, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1098। और हमारी केंद्र सरकार ने यह सभी हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं, तो उनके बारे में भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो याद रखो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टेलीविजन चैनलों को परामर्श जारी कर कोविड से संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने को कहा है। यानी कि जो हमारा मीडिया है उनके द्वारा यह हेल्पलाइन नंबर लोगों तक पहुंचे, यह बात केंद्र सरकार ने कही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ जनों के लिए यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 जारी किया गया है। और भी दोस्तों एक हेल्पलाइन नंबर है, वो है 080461100007। तो यह किसके लिए है? तो देखो, ए नंबर दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी किए गए हैं। यानी कि जो यह चारों मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताए वो यह सभी राज्यों के लिए जारी किए गए हैं। और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान यानी कि निमहांस की हेल्पलाइन का नंबर है, यह पढ़ो तो क्या लिखा है, 080461100007। यह किसके लिए है? तो मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान यानी कि निमहांस का यह हेल्पलाइन नंबर है। हम सबको पता है कि कोरोना महामारी में दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है और इसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मोबाइल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत कहां हुई? मोबाइल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में यह मोबाइल टीकाकरण केंद्र शुरू हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में नागरिक प्रशासन ने कोलकाता में वैक्सीनेशन ऑन व्हील अभियान के अंतर्गत मोबाइल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की है। और मोबाइल टीकाकरण केंद्र का उद्देश्य क्या है? छोटे दुकानदारों, मजदूरों, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों को टीका लगाया जाना, यह मोबाइल टीकाकरण केंद्र का प्रमुख उद्देश्य है। और यह वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान का ही एक भाग है जो हाल ही में पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में शुरू हुआ है। इमेज आप देख सकते हैं, यह है मोबाइल व्हीकल और इसके जरिए दोस्तों महत्वपूर्ण स्थानों पर यह बस को खड़ी कर कोविड-19 का टीका लगवाया जा सकता है। तो लगभग 300 लोगों ने मोबाइल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण के लिए पंजीकरण कोलकाता नगर निगम ने यातायात विभाग के सहयोग से पोस्ता बाजार से यह सेवा शुरू की है। कहां से यह सेवा शुरू हुई है? पोस्ता बाजार से यह सेवा शुरू हुई है कोलकाता में। और कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 9वां क्वेश्चन, वर्तमान में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितना है? हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक आयोजित की गई और इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि वर्तमान में रेपो रेट है 4%
और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी। और भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति बैठक कब आयोजित हुई? 2 जून से 4 जून 2021 के बीच यह बैठक आयोजित हुई। और मौद्रिक नीति समिति बैठक की अध्यक्षता किसने की? हमारे वर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह मौद्रिक नीति समिति बैठक की अध्यक्षता की है। और जून 2021 की नीति समीक्षा बैठक में लगातार 6वीं बार प्रमुख उधार दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया। पॉलिसी रेपो दर है 4% और रिवर्स रेपो दर है 3.35%। और आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक कब निर्धारित है? तो अगली बैठक होगी 4 अगस्त से 6 अगस्त 2021 तक। और दोस्तों कुछ सप्ताह पहले आरबीआई इस क्वेश्चन को लेकर करंट अफेयर में रहा था कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कोरोना महामारी के कारण भारत देश का जीडीपी विकास दर घटाकर 9.5% कर दिया है, जबकि पहले आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी 10.5% रहेगी। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान 25वें गवर्नर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। 10वां क्वेश्चन, कोरोना महामारी के कारण बेसहारा हुए बच्चों के संरक्षक कौन होंगे? कोरोना महामारी के कारण बेसहारा अनाथ हुए बच्चों के संरक्षक जिलाधिकारी होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जिलाधिकारी ऐसे अनाथ बच्चों के संरक्षक होंगे। कोरोना महामारी के कारण मुश्किल में फंसे असुरक्षित, बेसहारा, अनाथ और असहाय बच्चों की सुरक्षा, सेहत और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इस दिशा निर्देश के तहत जिलाधिकारी ऐसे असहाय बच्चों के संरक्षक होंगे। तो ऐसे बेसहारा बच्चों के संरक्षक जिलाधिकारी यानी कि डीएम होंगे। और जिलाधिकारी पैतृक संपत्ति में बच्चे के अधिकार भी सुरक्षित करेंगे और यह देखेंगे कि संपत्ति न तो बेची जाए और न ही उस पर अवैध कब्जा हो। यह राजस्व विभाग की निगरानी के जरिए सुनिश्चित होना चाहिए और इसलिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जिलाधिकारी को सौंपी गई है। और प्रधानमंत्री श्री ने भी 29 मई को कोरोना महामारी के कारण बेसहारा और अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की थी। इमेज में आप देख सकते हैं, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन नामक योजना कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए स्कीम लॉन्च की गई। हमारे प्रधानमंत्री श्री ने इसकी घोषणा की थी। 11वां क्वेश्चन, कोविड के बाद होने वाले फंगल संक्रमण के उपचार के लिए नैनो फाइबर आधारित टैबलेट एम्फोटेरिसिन किसने विकसित की है? फंगल संक्रमण के उपचार के लिए नैनो फाइबर आधारित टैबलेट एम्फोटेरिसिन विकसित की है आईआईटी हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी हैदराबाद। और एम्फोटेरिसिन टैबलेट को आमतौर पर एएमबी कहा जाता है। अभी एएमबी इंजेक्शन के रूप में दिया जाता था, अब टैबलेट भी अवेलेबल हो गई है जिसका अनुसंधान किया है आईआईटी हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं ने। और आईआईटी हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं ने अपने इस आविष्कार को बौद्धिक संपदा अधिकार के दायरे से मुक्त रखने का निश्चय किया है और इस तरह इस सस्ती और प्रभावी दवा का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। और आईआईटी के रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सप्तऋषि मजुमदार और डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने 2 साल पहले अनुसंधान कर बताया था कि नैनो फाइब्रोस एएमबी काला आजार यानी कि ब्लैक फंगस के उपचार में प्रभावी हो सकता है। कौन? नैनो फाइब्रोस एएमबी। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में रेड टूरिज्म की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है? अपने पड़ोसी मुल्क चीन देश में रेड टूरिज्म की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। रेड टूरिज्म परियोजना कब शुरू की गई? वर्ष 2004 में। रेड टूरिज्म परियोजना का उद्देश्य क्या है? चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु यह रेड टूरिज्म परियोजना शुरू की गई है। और रेड टूरिज्म में लॉन्ग मार्च जैसी ऐतिहासिक घटनाएं
और माओ से तुंग का राजनीतिक सफर आदि शामिल है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, चीन देश के एक जाने माने राष्ट्रपति माओ से तुंग। तो माओ से तुंग ने अपना विस्तार करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, आपको याद है तो नीचे सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में। और रेड टूरिज्म चीन के जन सामान्य को कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा आधुनिक चीन के निर्माण के लिए दिए गए बलिदान की याद दिलाता है। और इस वर्ष चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि चीन की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की एकमात्र परमाणु हमलावर पनडुब्बी लीज की समाप्ति के बाद रूस वापस जा रही है। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? हमने रूस देश से 10 साल की समयावधि के लिए एक पनडुब्बी लीज पर ली थी और यह हमारे भारत देश की एकमात्र परमाणु हमलावर पनडुब्बी थी। समयावधि समाप्त हो गई और वापस जा रही है रूस देश और इस पनडुब्बी का नाम है INS चक्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है INS चक्र। इमेज में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, INS चक्र नामक पनडुब्बी रूस देश से हमने 10 साल की अवधि के लिए लीज पर ली थी, वो अब वापस जा रही है। तो भारतीय नौसेना में एकमात्र परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी INS चक्र अब रूस वापस लौट रही है। साल 2012 में इस पनडुब्बी को रूस से लीज पर लिया गया था और इससे पहले साल 1988 में भी 3 साल के लिए रूस से इस तरह की पनडुब्बी को लीज पर लिया गया था और इस पनडुब्बी का नाम भी INS चक्र ही था। और साल 2019 में रूस के साथ 10 साल के लिए परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी को लीज पर लेने के लिए $3 अरब का समझौता भारत देश ने किया था। और अब 2025 में 10 साल के लिए परमाणु क्षमता से लैस दूसरी सबमरीन रूस से हमारे भारत देश को मिलेगी। यानी कि अब एक दूसरी भी 2025 में परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी हमारे भारत देश में आएगी 10 साल तक के लिए। लेकिन कब आएगी? 2025 में। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कौन सी वैक्सीन का बच्चों पर नैदानिक परीक्षण किया गया। हाल ही में बच्चों पर भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन नामक जो कोविड-19 का टीका है, इसका नैदानिक परीक्षण किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, कोवैक्सीन। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड ने डिटेल में बताया, वो है सेनवा संजय, चौधरी प्रतीक, प्रहलाद फतेहपुरा, रंजीत कुमार। रंजीत कुमार ने लिखा है कि सर आपके करंट अफेयर की PDF फाइल हमें कहां से मिल सकती है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम लिंक भी अवेलेबल है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और यह PDF फाइल पढ़ सकते हैं। और पिनल प्रजापति ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, इनमें से एक है रेखा नीनामा। रेखा नीनामा ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है, थैंक यू सो मच। मधु राठौड़, मानसी प्रजापति, मुकुल कुमार सिंह, लर्निंग रिटेल मार्केटिंग मुकेश कुमार, खुशबू पटेल, दीपिका परमार, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और चिंतन वंजारा ने हमारी चैनल की तारीफ करते हुए लिखा है कि सर जी नमस्ते। ओके नमस्ते, सही आंसर भी दिया है कोवैक्सीन। और सर आपका वीडियो बेस्ट होता है, तो हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट करंट अफेयर का वीडियो मिले। थैंक यू सो मच हमारी तारीफ करने के लिए। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, पेन बायो क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेन बायो क्या है, सही ऑप्शन चुन लिया है। कल का वीडियो ध्यान से देखा है तो आंसर पता होगा। आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।